सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नसीर लखारी साहब। नाजरीन, हमारे मुल्क में जब भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों या बाई इलेक्शंस हों, कोई भी इलेक्शंस हों, उसके बाद जो पार्टी हार जाती है उसकी जानिब से धांधली का शोर मचाया जाता है। ये कहा जाता है कि हम तो जीत रहे थे लेकिन धांधली के जरिए हमें हरा दिया गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी इंतखाबी इस्लाहात की बात की जाती है तो उस पर तमाम पार्टियां मुत्तहिद कभी भी नहीं होती। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, अपोजिशन जमातों से ताउन की पेशकश की है, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। ताउन की जो पेशकश है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वाज़े किया गया है, वो कहते हैं कि इस तरह के जो कौमी उमूर हैं वो फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है इसको तो पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। लगारी साहब, इंतखाबी इस्लाहात की जब भी बात की जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टियां मुत्तहिद नहीं होती, लेकिन धांधली का शोर भी मचाया जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, तो क्यों नहीं अपोजिशन साथ दे रही? इंतखाबी मशीनों के बारे में भी कुछ सवालात हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं कि उनके बारे में कि उनकी क्या शफाफियत रहती है, नहीं रहती है, क्या किसी तरीके से इनसे भी धांधली हो सकती है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग को, इलेक्शन की मैनिपुलेटिंग को, इलेक्शन की जो इंजीनियरिंग है उसको रोका जाना चाहिए। किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज में उसको रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान में धांधली होती है, पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बारे में सवाल उठाए जाते हैं और इसमें कोई इनकार भी नहीं है। एलानिया धांधली की गई और आकर कहा गया कि हमने इसलिए पैसे बांटे हैं ताकि फ़लाँ पार्टी इलेक्शन न जीत सके और फ़लाँ पार्टी इलेक्शन जीते। यानी अगर इसलिए ये ऐलान करके पैसे बांटे जाएं और फिर आकर बताया जाए, कौम के सामने आकर बताया जाए कि जी हाँ हमने पैसे लिए और वो पैसे जो हैं हमने लेकर एक बैंक को कंगाल किया, ख़राब किया, उसको जो है बिठा दिया, उसके पैसे निकाल कर हमने सियासतदानों में फिर फिगर बताए कि इसको इतने दिए, इसको इतने दिए, इसको इतने दिए, ये कहा गया। एक साहब ने आकर कहा कि हम नहीं चाहते थे कि फ़लाँ पार्टी आए, चाहते ही नहीं थे हम कि फ़लाँ पार्टी जीते, इसलिए जो है हमें मजबूरन ये करना पड़ा कि फ़लाँ पार्टी को लाना पड़ा। ये तो होता रहा है ना। और उसी धांधली के जो उससे फैज़ याफ्ता लोग हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि जनाब धांधली को रोकने के लिए कोई तरीका अख्तियार किया जाए। चले जी ठीक है, तरीका अख्तियार किया जाए। अब आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लें। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धांधली रुक सकती है तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में सवालात हैं। क्या तमाम पार्टियों के पास कोई IT एक्सपर्ट्स नहीं हैं? क्या वो देखने वाले लोग नहीं हैं कि जनाब ये जो तरीक़ाकार है इसको कैसे शफाफ बनाया जा सकता है? हैकिंग का भी खदशा है, हैकिंग का भी खदशा है। हैकिंग का खर्चा होता है, खर्चा होता है। बहुत सी चीज़ें जो है हैक हो जाती हैं। दुनिया भर के बहुत से हसास राज तक जो हैक हो जाते हैं, तो ये खदशात मौजूद होते हैं। लेकिन जब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आएगा तब तक हमारे मुल्क में धांधली का शोर मचता रहेगा। कुछ तो ऐसा करना होगा ना ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। एक तो ये है कि आपके इलेक्शन को चुराने की अगर कोई बैनुल-अक़वामी किसी ताकत को ख्वाहिश है तो वो हैकिंग की तरफ जा सकते हैं। या बच्चों को अगर ऐसा कोई खेल खेलना है, चलो भाई खेल खेलते हैं, आज पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, उनको हैक कर लेते हैं, तो भी कुछ चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्शन हो सकते हैं और दुनिया में कहीं और हो रहे हैं तो आपको इस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि इलेक्शन मैनिपुलेटेड होते हैं, इलेक्शन रिग्ड होते हैं, इलेक्शन चोरी होते हैं। इलेक्शन चोरी करके पूरे का पूरा ऐसे भी हुआ है कि फरीकैन को 3/4 मैंडेट दिया गया, उनके पेट में नहीं समा पा रहा था वो। बाकी वो हैरान थे, परेशान थे और वो पूरी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके, 2 साल 2.5 साल भी नहीं निकाल सके, इसलिए कि इतना उनको वोट डाल दिए गए थे और उनको इतना तारीख़ी कामयाबी दी गई थी कि वो तारीख़ी कामयाबी भी हज़म नहीं हुई थी। तो ये तो होता रहा है। तो लेकिन अब इस मुल्क के अवाम की राय को मोहतरम समझते हुए हमें वो रास्ता अख्तियार करना होगा कि जो लोग चाहें वही हो। ऐसा ना हो कि तो चाहते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए, ताकि ऐसा लाने के लिए कोई भी सिस्टम बैठना चाहिए ना। बिल्कुल।
तो अपोजिशन का ये रवैया दुरुस्त है जो अपोजिशन कह रही है, हम तो पेशकश जो की गई है हम तो ताउन नहीं करेंगे। हुकूमत पेशकश की तफसीलात मांगे ना। वो कह रहे हैं ना, हुकूमत कह रही है कि जनाब हम धांधली को रोकने के लिए इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं, तो एक खत चला जाए लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कि जनाब आप जो इस्लाहात लाना चाहते हैं उनकी तफसीलात पेश करें ताकि हम बैठकर इस पर गौर करें। वो थोड़ा सा अभी अपोजिशन तो अपने खत लिखें, आपस के एक दूसरे को शोकाज देने में मसरूफ है बेचारी। अपोजिशन का तो ये हालत है कि एक सीट पर जीतने के बाद एक पार्टी के दूसरी पार्टी जो है रूठ कर बैठ गई है और फरमान ये जारी हो रहा है कि जनाब सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन कब्जे में ले ले। तो क्या वो सारा इलेक्शन का रिकॉर्ड जो है वो मेरे कब्जे में है? भाई इलेक्शन कमीशन के कब्जे में, और किसके कब्जे में होगा इलेक्शन के रिकॉर्ड? फिर इस पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन के पास रिकॉर्ड भी नहीं होता है इलेक्शन का, जो इलेक्शन कराता है उसके पास इलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता है, तो और किसके पास होता है? बहरहाल ढंढोरा पीटना होता है। अभी अपोजिशन की जमातें अपने काम कर रही हैं, अपने हिसाब किताब बराबर कर रही हैं, हुकूमत की तरफ से पेशकश आ रही है, हुकूमत थोड़ा सा बोझ तरह महसूस हो रही है। हुकूमत जो है यहाँ तक कहने को कह रही है कि जनाब ओहो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें। तो अब यहाँ सूरत हाल इस हद तक जा पहुँची है तो पोलराइजेशन कितनी ज़्यादा होगी इसका तो हमें अंदाज़ा है। लेकिन हुकूमत ने एक बात तो की है ना, चाहे मीडिया के थ्रू ही की हो, अपोजिशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत अपना प्लान दे ना, कौम को तो बताए ना, ताकि कौम तो ये समझे कि जनाब ये प्लान इतना कम्प्रिहेंसिव है, इतना ज़बरदस्त है, इतना शानदार है कि इसको रोका जा सकता है। आप अपना प्लान कौम के सामने, हुकूमत अपनी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन को भेजने की भी जरूरत नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कोई लेजिस्लेशन थोड़ी करनी है, पार्लियामेंट ने करनी है। पार्लियामेंट ने करनी है। मासेस में जाए ना, डिबेट मासेस की सतह पर शुरू हो। यहाँ पर वो पर्चा रखा होगा कि हुकूमत ने ये तजवीज़ दी है, 1 2 3 50 55 60 100 150 300 तजवीज़ें हैं और इन तजवीज़ों में ये कहा गया कि इस तरह से इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। मैं और आप इस पर बात कर रहे होते कि जनाब इस्लाहात के लिए देखें हुकूमत ने एक कागज़ भेज दिया है और इतना ज़बरदस्त कागज़ है, आप मुझसे कह रही होती, मैं आपसे कह रहा होता। ऐसे ही हवा में छोड़ दिया उन्होंने, कहा जी इस्लाहात लाना चाहते हैं, आओ बैठो। वो कहते हैं नहीं तुम क्या करना चाहते हो, आप तो खुद धांधली की पैदावार हो, आप हम कैसे मान लें? भाई वह हुकूमत अपनी तरफ से को पेश करे ना। एहसन इकबाल साहब कल एक शो में बात कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत अपनी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, फिर इलेक्शन कमीशन राय दही के लिए तमाम पार्टीज को बुलाए, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। तो क्या ये इस तरह से पॉसिबिलिटी कोई बन सकती है? नहीं, इलेक्शन कमीशन लेजिस्लेशन अथॉरिटी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन कानून का पाबंद है। सही। और उसने कोई तरमीम नहीं करनी है आइन के अंदर या कानून के अंदर। अगर इंतखाबी कवायद है, इंतखाबी ज़ाब्ते, तो उनको इलेक्शन कमीशन ने तब्दील करना है। तो यानी ये मामला पार्लियामेंट में ही ये काम पार्लियामेंट ने करना है। और पार्लियामेंट से पहले जब कवानीन का मसला होता है तो डिबेट होता है। मुझे एक कानून को फर्ज करें, एक मुझे कानून तब्दील करवाना है, तो मैं उसके लिए कंपेन करूंगा ना, मैं लोगों को अपना हमनवा बनाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा कि जनाब ये मेरे फ़ोन के ऊपर जो है इतनी ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, इनको इनका कानून बनाया जाए कि ऐसा इससे ज़्यादा टैक्स न लगाया जाए। तो मैं कंपेन करूंगा, जाकर लोगों के पास जाऊंगा। और पहले तो आप मासेस के पास तो ले जाए ना चीज़, आप क्या पेश करना चाहते हैं, इंतखाबात को शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना बनाने के लिए आपकी तजावीज़ क्या हैं, वो लोगों के सामने तो पेश करें। हो सकता है इसके दौरान अपोजिशन को भी आकर इस डिबेट में शामिल होना पड़े। सही, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर ये मामला पार्लियामेंट तक आता है तो अपोजिशन साथ देगी इस चीज़ में, इंतखाबी इस्लाहात के मामले में सीरियस होकर? ले आए, आप पार्लियामेंट में ले आएं और उससे पहले मासेस में इस पर डिबेट करा लें, फिर देखें रास्ते कैसे निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं कि जब भी हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से इस वजह से इतने ज़्यादा एतराज़ात उठाए जाते हैं क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग और धनवार है, और अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो इनका तो नामो निशान नहीं रहेगा। अब इस पर भी हम बैठ कर बात करें। जनाब हलीम आदिल शेख साहब शफाफियत की पैदावार हैं। सही। तो मेरे ख्याल में गैर संजीदा बात है। बिल्कुल। अच्छा, NA 249 के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है, नताइज अब रोक दिए हैं। अब 4 मई को समाअत होगी, उसके बाद दोबारा से अब देखें रीकाउंटिंग होती है या रीपोलिंग की तरफ दोबारा जाते हैं। क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में अगर रिकाउंटिंग में फैसला हो जाता है तो सब पार्टियां मुतमईन हो जाएंगी। अगर रिकाउंटिंग से पार्टियां मुतमईन नहीं होती हैं, कोई कानूनी सुकून मौजूद है, तो रीपोलिंग की तरफ जाएंगे और रीपोलिंग की तरफ फिर हुकूमत को डस्का की तरह अपना पूरा चौकस चौबंद होकर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है
कि इतना ज़्यादा इसको मसला बनाया गया है कि जैसे लगता है कि असल बात यही है। तो पार्टियों के अपने अपने रवैये हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें और भी खुलेंगी, तो फिर इस पर हम और ज़्यादा बात सईद गनी साहब ये कहते हैं कि नून लीग को नौशहरा, डस्का, वजीराबाद के इंतखाबात के टाइम याद नहीं आया कि धांधली हुई, अब हम अगर एक सीट जीत गए हैं तो ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वो अपना सईद गनी साहब हैं जी, वो ये बात कह रहे हैं। एक और बात जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। एक और बात जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ कह रही हैं। एक और बात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं। इस तरह से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक बात की है। तो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। असल में बात यह है कि जिस सीट पर जीत जाएं, डस्का पर जीत गए तो जनाब जीत तो हमारी ही थी, और अगर कोई वो जीत जाते असजद साहब तो फिर धांधली हुई थी। वज़ीराबाद जीत गए तो बिस्मिल्लाह, हार जाते तो फिर धांधली। हम और इलेक्शन जीत गए, नौशहरा जीत गए, ना जीतते तो धांधली। तो ये तो हमारा है एक। बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ पीडीएम के हवाले से जो अब दोबारा से सामने आया, वो कहते हैं कि पीडीएम बनाने वाली जमात को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया, हमसे माफ़ी मांगी जाए। तो क्या ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में वापस आना चाहती है, इस वजह से इस तरह की अब बातें की जा रही हैं, ताकि अगर कोई माफ़ीनामा आ जाता है, ऐसी कोई बात आ जाती है तो वो दोबारा पीडीएम का हिस्सा बन जाए? पीपल्स पार्टी ने जुर्म क्या किया था कि जिसकी बुनियाद पर इन्होंने कहा अगर उनकी अददी अक्सरियत है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए उन क्वालिफाई करते हैं और वो बन गए हैं, तो इसमें ऐसा इसमें कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आप जो है वो एक नहीं दो साहिबान जो हैं एक ख़त पर दस्तखत करके कह रहे हैं जवाब दो, जैसे उनके मुलाजिम हो। हाँ, वो कहते हैं पहले से एक चीज़ डिसाइडेड थी। वो चीज़ डिसाइडेड थी तो सामने आती ना। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, आपके कहे पर डिसाइडेड थी। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वो डिसाइडेड नहीं थी। ये बात कही थी ना, मौलाना ने भी कहा था कि लीडर मौलाना बहुत करीबी इत्तेहादी हैं। मौलाना तो ऐसा भी कर चुके हैं कि जब मौलाना को कहा गया, ज़रदारी साहब ने कहा कि जाएं और जाकर मियाँ नवाज शरीफ को राज़ी करें कि हम एक ही कैंडिडेट लाते हैं एतजाज़ हसन साहब को, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़। तो जब मौलाना पहुँचे नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं हम आपको बनाते हैं। तो वापस आ गए ज़रदारी साहब के पास, जी नहीं उन्होंने तो मुझे उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, उनको तो भेजा था कि जी आप ज़रा पूछें कि एतजाज़ साहब की हिमायत करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप उस एतजाज़ की बात छोड़ें, आपको हम बनाते हैं। मौलाना फिर खुद ही बन गए थे उम्मीदवार। तो ये सूरत हाल है। मौलाना बहुत करीब हैं मुस्लिम लीग नून से, और उसकी तफसीलात हाफिज़ हुसैन अहमद ने बताई हैं, वो अगर पढ़ी जाएँ तो पता चलेगा। तो खैर बहुत शॉकिंग है। अच्छा, साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब का जो सारा मामला था वो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया। अब वो कहते हैं कि वज़रा झूठ बोलना बंद करें, झूठे ट्वीट्स बंद करें, अदालत आएँ। और मैंने जो वज़ीर आज़म साहब के बारे में कहा था, मैं अभी तक उस बात पर कायम हूँ। सवाल ये है कि 2.5 साल तक वो खामोश क्यों रहे और अब एकदम से वो सारी ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो जो हुकूमत बात करी है कि इनको प्लांट किया गया है, इसमें कुछ सच्चाई आपको नज़र आती है? नहीं, साल तो खैर उन्हें हुए नहीं हैं, क्योंकि ये तो हुकूमत हुकूमत को आए हुए 2.5 साल हुए हैं, लेकिन अभी तो हुकूमत के साथ भी रिटायर हुए, इन्हें कुछ अर्सा हुआ है और वो रिटायर हुए हैं। और बशीर मेमन साहब इस तरह और भी पुलिस अफसरान हैं जिनके बारे में मजमूई तासुर ये बनाया गया है, या ये तासुर है कि बड़े शफाफ हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े ठीक हैं। तो इस तरह का एक तासुर मौजूद है उनके बारे में। लेकिन उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं कि जिनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, और अगर उन्होंने उनके बारे में जो कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें तो ठीक कह रहे हैं, रिकॉर्ड की बातें कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जी मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, तो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि रात को 2:30 बजे तो इन्होंने जाकर जो रिपोर्ट पेश करनी थी सुप्रीम कोर्ट को, वो तो शहजाद अकबर को पेश कर रहे थे, और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी थी, पहले इन्होंने हुकूमत को आकर जमा कराई थी। तो शहजाद अकबर तो इस तरह की चीज़ें लिया करते थे। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकातें, अब वज़ीर-ए-आज़म इतराफ़ कर चुके हैं कि मुलाकातें हुई हैं, और अगर वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई हैं, वज़ीर कानून की मुलाकातें हुई हैं, तो हम सरासर ये कहना शुरू कर दें कि जी नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं होगा। अगर इसका कोई फोरम है कि इस झूठ और सच का फैसला करे तो उस फोरम पर जाना चाहिए, पर जाकर उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार इंक्वायरियाँ हुई हैं, नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकलता है इंक्वायरियों का कि चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, जिस चीज़ के बारे में सवाल उठाया जाए वो महंगी हो जाती है। लेकिन ऐसा ना हो कि बशीर मेमन साहब की वजह से FIA के मामलात महंगे हो जाएं।
लेकिन मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव के ऊपर उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने सिर्फ कहा हद तक इज्जत का दावा दायर करेंगे। क्या सिर्फ ये करना काफ़ी होगा? आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर इंक्वायरी कराएं, इसकी कमीशन बनाएं? हाँ, तो इंक्वायरी करनी तो हम भी कह रहे हैं, बाकी वो ये तो नहीं कह सकते ना कि तोप उठा लें और उसका रुख कर दें बशीर मेमन साहब की तरफ। लेकिन तो वैसे बशीर मेमन साहब किस तरह के थे, उनकी शख्सियत के बारे में? क्योंकि हुकूमत जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तो बड़े कोई करप्ट थे और इस वजह से वो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो बाद में अगर करप्ट कह रहे हैं आप और बाद में आप कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के साथी हैं, बाद में अगर आप कह रहे हैं कि वो अपना मोहतरमा मरियम नवाज जो है उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, बाद में अगर कुछ चीज़ें आपके सामने, तो आप 2 साल पहले तो इनके पास भी चीज़ें, वो चीज़ें क्यों छुपाई हुई थी आपने? तो ले आते। अगर हुकूमत आज ये सवाल उठा रही है तो वह हुकूमत पहले भी लेकर आती। तो किस बात पर अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा हो तो इतना दीदा दिलेरी से बोलेगा? लेकिन हुकूमत जैसे बशीर मेमन साहब कह रहे हैं हुकूमत उनको ये करने का कह रही थी, जिस वक्त हुकूमत कह रही थी उस वक्त क्यों नहीं वो बोले, बाद में क्यों? सरकारी मुलाजिम बोला नहीं करते हैं और उनको चुप लगी हुई होती है। आप बाद में देखें लोगों के ज़मीर जागते हैं कि नहीं, हमने फैसला जो है वो दबाव में आकर किया था और हमने फांसी का फैसला दबाव में किया था। इंसान की ज़िंदगी के बारे में आप फैसला करते हैं, दबाव कबूल करते हैं, ये हुआ है। और जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो कह रहे हैं। ऐसे लोग उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे कि जनाब मेरे ऊपर दबाव है, मैं शदीद दबाव में, मुझसे कहा जा रहा है कि फांसी का फैसला सुनाओ? उस वक्त क्यों बात नहीं हो रही थी? बाद में आकर जो है आप तारीख के सामने अपना केस साफ करना चाहते हैं कि नहीं, मैंने जो दबाव में आकर फैसला किया। सही। और हम दबाव में फैसले करते हैं तो सब पर होता है दबाव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रमज़ान में महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले तो फल, सब्जियां, बाकी जो चीज़ें खाने पीने की वो महंगी हुई थी, लेकिन आटा जो है कराची में 20 किलो आटे का थैला भी अब 1300 रुपए का जी, अब और वहाँ इस्लामाबाद में 800 रुपए का है, 500 रुपए का फर्क है। ये है सूरत हाल, ये है सूरत हाल। और कराची को मरे को मारे शाह मदार, यानी ये शहर जो है पूरे मुल्क को खिलाए। और फिर आप इसके ऊपर जो है बजाय इसके के मराद दें, बजाय इसके के शहर को ठीक करें, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, इस शहर को आप मास ट्रांजिट दें, इस शहर के लोगों को पानी दें, इस शहर के लोगों को और इस काबिल बनाएं कि ये इनपुट करें पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर। आप उल्टा उनके गर्दन दबा कर उनको कहते हैं कि आटा भी वो कीमत पर लो कि जिसमें पूरे मुल्क को ना मिल रहा हो, आप अलग कीमत पर लो आटा। भाई पूरे पाकिस्तान का आटा कम कीमत पर होना चाहिए, जायज़ कीमत पर होना चाहिए, और इसी तरह से कराची को भी मिलना चाहिए। कराची से कोई खसूसी रियायत नहीं मांग रहे हैं, भाई कराची के साथ नाइंसाफी किस लिए हो रही है? तो इस सारे मामले में सूबाई हुकूमत कहाँ खड़ी है? सिंध हुकूमत को चाहिए ना स्टैंड ले। सिंध, आप कह रही हैं सिंध हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए, वो स्टैंड ले और वफाक से पूछे, बात करे और वो खुद अपना बताए कि जनाब आपके क्या हुआ, आपके पास गोदाम में आटा है कि नहीं है, फिर आटा किस तरह ये इतने महंगे दामों बेच रहा है। हम तो लाठियाँ उठाकर वफाक के पीछे दौड़ पड़े, हम कहें जनाब पकड़ो पकड़ो और जनाब इमरान खान से पूछो, और यहाँ हम कहें कि जनाब मुराद अली शाह साहब का कोई मसला ही नहीं है, आटा जो है हम ऐसे ही ले रहे हैं और मुराद अली शाह का इसमें कोई कसूर ही नहीं है, ये महंगा जो है कोई और बेच रहा है, तो कोई और बेच रहा है तो उसको पकड़ना तो उनकी जिम्मेदारी है। बताएं, ये सूबाई हुकूमत से भी सवाल है और वफाकी हुकूमत से भी सवाल है कि कराची के शहरियों को महंगा आटा क्यों खरीदना पड़ रहा है? बिल्कुल, और बचत बाजार जो हैं वो इस्लामाबाद में लग रहे हैं, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। कराची में तो इस तरह के कोई बचत बाजार भी नहीं रमज़ान में देखने नहीं हुआ। बचत बाजार लगाएंगे, कोरोना आपके पीछे भागेगा। आपको पता है कितना ख़तरनाक कोरोना, ब्राज़ील और इंडिया वाला कोरोना जो है वो दुनिया में फ़िज़ा में घूम रहा है। लेकिन ये कि चीज़ें उनके अपनी ठीक कीमतों में रखी जाए, मुनासिब रखा जाए, जुल्म ना किया जाए। ये सरासर जुल्म है, चाहे वो कोई भी हुकूमत कर रही हो, वफाकी हुकूमत कर रही हो या सूबाई हुकूमत कर रही हो। ये जुल्म है कि आप इस कराची से बाहर जो है आप 800 रुपए का बेचें और यहाँ आकर 1300 रुपए का बेचें। इससे बड़ा जुल्म कोई हो ही नहीं सकता। और जिम्मेदार हैं बाकायदा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, दोनों जिम्मेदार हैं। अच्छा, गैलप सर्वे की रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक 76% अवाम बेरोजगारी पर फिक्रमंद है, 92% अवाम कीमतों में इजाफे से परेशान है और 60% मुल्की मौशी सूरत हाल पर मुतमईन नहीं है। बेरोजगारी हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा है, हमारे मुल्क में लगाई सब इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती। लोग इस बात से क्यों नहीं मुतमईन होते कि हुकूमत ने उनको 1 करोड़ नौकरियां दी हैं? दी नहीं, सिर्फ देखें पूरी मार्केट में लोग बाहर से आकर लोग नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है नौकरियां मांग रही हैं। ये क्या बात हुई? दुनिया जहान से आपने खोल लिए हैं दरवाजे अपने और
वहाँ से लोग अपने अपने मुल्कों को भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं कि जनाब हमें नौकरी दीजिए, वो नौकरियाँ ले रहे हैं। और तो हमें 2 साल से तो कोरोना की वजह से भी तो सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट है ना। मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत की इंटेंशन नहीं थी, इनके पास तैयारी नहीं थी, इन्होंने कुछ करना नहीं था, इन्होंने ख्वाब ख्याल देखे थे, इन्होंने बड़े लंबे लोगों को सुहाने सपने दिखाए। आज उसके बाद कहें कभी, अब तो रियासत मदीना की बात करते हैं, अब अपने सुनामी की बात करें ना, वो गाना दोबारा लगाए ना जो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब गाया करते थे, रोक सको तो रोको, तब्दीली आई है और लोगों को जो है लपेटती हुई जा रही है, बिल्डोजर के नीचे बिल्डोज करते हुए जाते हैं, लोगों को इस तरह से बिल्डोज करती हुई जा रही है, ये तब्दीली आई है। और वो आप भूल गए हैं गाना कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, ये तो तब्दीली है। उनको तो 2.5 साल हुए हैं, उससे पहले वाली बाकी हुकूमतों ने कभी इस तरह से भेजा था? बाकी हुकूमतों के दौर में आटा इस तरह महंगा बिकता था, बाकी दौर में इतनी चीनी महंगी बिकती थी। उस वक्त जो है वो 52 रुपए की चीनी बिक रही थी, अब 100 से ऊपर चली गई है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी पिछली हुकूमतों पर डालें हम। वहाँ आटा इस वक्त किस भाव बिकता था, आज किस भाव बिक रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी हम पिछली हुकूमतों पर डालें। ये तो पिछली हुकूमतों पर हम डालते जाएंगे तो ये तो सुरखुरू होकर खड़े हो जाएंगे, जनाब सारा कुछ हमने क्या वो भी पिछली हुकूमतों ने किया। नहीं तो वो ये कहते हैं वो खजाना खाली करके गए, मईशत का बेड़ा गर्क उन्होंने किया हुआ था, हम क्या करते थे? मईशत का बेड़ा गर्क था तो आप बेताब क्यों थे? आप वादा क्यों कर रहे थे लोगों के साथ? क्यों कह रहे थे कि सुनामी आ रहा है? क्यों कह रहे थे तब्दीली आ रही है? क्यों गाने गा रहे थे आप? क्यों कह रहे थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे? क्यों कह रहे थे 50 लाख मकान देंगे? किस लिए कह रहे थे? आपको अगर पता नहीं था तो फिर आप नाकारा नाहल नालायक थे, आपको पता नहीं था कि सूरत हाल क्या है, और आप लोगों को लंबे जो है वो दावे करके उनके सामने बड़े बड़े वादे कर रहे थे। आपको पता नहीं था कि वादों और दावों को लोग फिर पूछेंगे, इस पर सवाल करेंगे उनसे। अभी तो चलें 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन जो आखिरी साल हुकूमत का होगा इन 5 सालों में, आपको लगता है उसमें कोई ऐसा रिलीफ मिलेगा? क्योंकि हुकूमत को कुछ तो ऐसा करना है ना कि अगले इंतखाबात में आखिरी साल कब होगा ऐसा हुकूमत का? ये इसको कब से शुरू करें? आज से शुरू करें, कल से शुरू करें, अगले साल से शुरू करें, उससे अगले साल शुरू करें? वो तो अगले 5 साल का भी मंसूबा लेकर बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं हम फिर भी आएंगे और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर आएंगे। वो तो बड़े दावे कर रहे हैं ना। लेकिन इस और ये सूरत हाल सामने आ चुके हैं आपके ये जो बाई इलेक्शन के अंदर आपने शहबाज शरीफ को हराया था, 5वें नंबर पर हैं, और फिर भी उसमें भी कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हम कैसे हार गए। वो भाई आप तो बहुत लोगों से हारे हैं, आप उस पार्टी से भी हारे हैं जिस पार्टी से जो पार्टी आपके 3रे नंबर पर थी, और जिस पार्टी पर आपने बैन लगाकर उसको इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है, उस पार्टी से भी आप हार गए हैं। बिल्कुल ऐसा है। चलें हम ब्रेक, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है उस पर बात कर लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में कोरोना के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुसलसल छठे रोज़ 100 से ज़ायद अमवात हो गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से ये कहा गया है कि इस दफ़ा जो एतकाफ़ है वो लोग अपने घरों में ही बैठें, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ईद बड़ी सादगी से मनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें अल्लाह इस वबा से निकाले। और लकारी साहब, जिस तरह से बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, आवाम को समझाया जा रहा है कि ईद सादगी से मना लें और एतकाफ़ भी घरों में ही बैठ जाएँ और सारा कुछ, लेकिन मार्केट्स में जाकर अगर सूरत हाल देखी जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि अवाम सीरियस ले रहे हैं हुकूमत की बात को। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है कि मासिस आम आदमी को अगर संजीदगी का एहसास ना हो। सही बात है। जिसकी ज़िंदगी है, जिसकी अपने बच्चों की ज़िंदगी है, बहन भाइयों की ज़िंदगी है, दोस्त अहबाब की ज़िंदगी है, करीबी रिश्तेदारों की ज़िंदगी है, अगर उनकी फ़िक्र नहीं है और आप जो है ये हुकूमत जो कुछ कह रही है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, जो मुतासरीन है दुनिया भर में कोरोना की वबा ने मुतासर किया हुआ है सबको, और हमारे यहाँ लोग जो हैं इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। आप अगर मजदूरी करने जा रहे हैं आपको कोई नहीं रोकेगा, अगर आप काम पर जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं, तब भी रोकते हुए अफसोस होता है। लेकिन जब शॉपिंग करने के लिए ख़वातीन जो है वो ऐसा लगे जैसे मुफ्त बंट रहा हो, इस हिसाब से अगर जाएं और साथ में बच्चों को साथ लेकर जाएं और साथ में शॉपिंग के लिए जाएं, अकेले ना जाएं, 10 आदमी और भी साथ लेकर जाएं और पूरा मोहल्ला चल पड़े कि जनाब चलें हम शॉपिंग करके आते हैं, तो फिर
ज़्यादा अफसोसनाक बात होती है। हमने हमेशा अपील की है, हम अपनी बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप इस कोरोना को ज़रूर पेश नज़र रखें। ये बहुत ही ख़तरनाक जानलेवा है, इससे हमने बहुत प्यारे लोग खोए हैं। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके बच्चों की जान बहुत कीमती है, आपके अजीज़ व अकारिब, आपके पड़ोसी, आपके जितने साथ के लोग हैं, उनकी जानें, उनकी ज़िंदगियां बहुत कीमती हैं। इनका ख्याल कीजिए, बिल्कुल अपने आप को बचाइए। तो ये एक तरीका है, क्योंकि मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से बताया गया है कि जो जनूबी अफ्रीका वाला वायरस है ना, उसकी एक किस्म है B117, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जो है वो बहुत ख़तरनाक है और हर उम्र के आदमी को लग सकता है, बहुत ज़्यादा। और वो उनको भी लग सकता है जो लोग पहले पॉजिटिव आए और फिर ठीक हो गए, फिर नेगेटिव हो गए, उनको भी लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं या वैक्सीन ना करवाएं, इसलिए कि वैक्सीन करवाने के बाद एक बात, और जब उसका कोर्स पूरा कर लेते हैं आप, तो एक बात का तो बड़ा ठोस यकीन होता है, ज़िंदगी और मौत तो बहरहाल अल्लाह मियां के हाथ में है, लेकिन आप बड़ी हद तक महफूज हो जाते हैं अगर आप वैक्सीन करा चुके होते हैं। तो बहुत से लोगों ने चीचक के लिए वैक्सीन कराई हुई होती थी बचपन में, फिर भी चीचक से फौत हुए। बहुत से लोग जो है टीबी का अगरचे वैक्सीन हो चुकी होती थी, फिर भी टीबी से ही फौत हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इलाज की तरफ जाना नहीं चाहिए, हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए। दुनिया ने इस पर काबू पाया है, दुनिया इस पर काबू पा रही है। अब बरतानिया का नाम लेकर हम डर रहे हैं, बरतानिया में वहाँ पर जो है वो तादाद शरह कम हो रही है और वहाँ कारोबार ज़िंदगी खुल रहा है, लोगों का जो है अब मामूलात वापस आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है वो मामूलात वापस, हमारे यहाँ तो चंद लोग वहाँ से आए और आकर इधर फैल गया है वो। और आप इंडिया की हालत देखें, कितना ख़तरनाक हालत हो रही है इंडिया में, रोज़ाना जो अमवात हो रही हैं। लेकिन एक बात को आप ज़रूर देखें, एक अमेरिकी इंस्टीट्यूट का सर्वे ये बताता है, और बहुत ही ख़तरनाक बात है कि इतना बुरा वक्त भी आ सकता है कि रोज़ाना मरने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ना करे, बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हमने एहतियात न की तो अमवात की शरह जो है वो 30 से 55 हज़ार के दरमियान भी हो सकती है। और रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह कभी वो वक्त ना लाए। लेकिन प्लीज़ इसको आप सीरियस लें, अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल करें। सीरियस क्या लें, कराची से लेकर खैबर तक हुकूमत ने बहुत सारी दुकानें, बहुत मार्केट्स, बहुत शहरों में सील की हैं, कई जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है। लेकिन अवाम बेजार हैं इस लॉकडाउन से, अवाम को ये समझ क्यों नहीं आती, उनके अपने फ़ायदे के लिए ये लोगों को समझना चाहिए, कारोबारी लोगों को भी समझना चाहिए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद की है और बहरहाल ये समझने की ज़रूरत है। आखिरी फैसला अगर लॉकडाउन का हुआ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तो हिमायत करूँगा भाई कि लॉकडाउन लगना चाहिए और बिल्कुल मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल कर देना चाहिए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगाई है तो रेलवे पर भी दबाव बढ़ गया है। आपको क्या लगता है ईद के मौके पे ट्रेन सर्विस भी बंद हो जानी चाहिए या नहीं? मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा ईद बहुत सादगी से और जहाँ हैं जैसे हैं कि लेकिन अपनों के साथ तो ईद मनानी होती है ना, तो लोग कैसे जाएंगे, ट्रेन और या बस? नहीं जा सकते, ना जाए ना। आप सारे दिन गुजार चुके हैं, ईद के 2 दिन भी गुजार लें आप उनके साथ फ़ोन पर। अब आपके पास ये आ गया है, अभी किसी से बात करने आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप उनके साथ। वो ज़माना नहीं रहा है कि जब आपकी चिट्ठियाँ भी 6 महीने के बाद पहुँचती थी, वो ज़माना नहीं रहा है। अब आप ऐसे ही बैठे होते हैं, जब आप एक कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी भी उस पर ऐप पर कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप वहाँ बिल्कुल साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो भाई अगर ज़िंदगी को ख़तरा है तो फिर आप इस तरह की क्यों चीज़ों का रिस्क लें? तो यानी आप ये समझते हैं कि ट्रेन भी बंद हो जानी चाहिए ईद के मौके? मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं हर तरह की कम्युनिकेशन को मैं समझता हूँ कि हर तरह की कम्युनिकेशन बंद होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये कहा है, वो कहती है कि जो हमने इफ्तारी से लेकर सहरी तक का लॉकडाउन लगाया है उसका हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना से सेहतयाब होकर जा रहे हैं और उनसे आगे फिर कोरोना फैल नहीं रहा। तो अच्छी बात है, अगर एक तजर्बा कामयाब हो रहा है तो उस तजर्बे को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सारे मामला जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद देखें, वो खुद पंजाब में ज़्यादा फैला था और वो बहुत ज़्यादा देख रही हैं। और वो खुद आपको पता है कैंसर से लड़ रही हैं, इनको कैंसर है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत दे।
लेकिन ये कि बहादुर खातून हैं बहुत, और वो जिस तरह से कर रही हैं इन दिनों कोरोना के ख़िलाफ़, जिस तरह से वो भाग दौड़ कर रही हैं, वो हम सब के लिए मिसाली है। और उनकी अपनी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी वो मासस के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। हम उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हैं और हम समझते हैं कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं और अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आपने भारत का जिक्र किया था। भारत में इतनी ज़्यादा तबाही फैल गई है कोरोना के बायस कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो शहरी जो भारत में मौजूद हैं उनकी वापसी को जुर्म करार दे दिया है। वो कहते हैं वापस ना आए, अगर आप वापस आए तो ये जुर्म है बहुत बड़ा। तो जब जिस जगह वबा फैली हो, अगर उस जगह से लोग जाएंगे दूसरी जगह तो वबा फैलेगी। वो ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो या यूरोप का कोई मुल्क हो, अगर उसको ये ख़तरा लगेगा कि कहीं से लोगों के आने से मसाइल पैदा होंगे और वबा फैलेगी, तो रोकना चाहेंगे और रोकेंगे। और ऐसा होता रहा है, पहले भी होता रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बड़े स्ट्रिक्ट फैसले किए हैं जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कोरोना के केसेस नहीं फैल सका। उन्होंने बहुत जुर्रत से फैसले किए और अपने मुल्क में उन्होंने नहीं फैलने दिया। और वो जो वज़ीर आज़म है न्यूजीलैंड की, तो वो तो लगता है कोई तीसरी दुनिया की रूह हैं। वो कमाल खातून है वो, और बहुत इंटरनेशनली उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और कोरोना के ख़िलाफ़ डट कर खड़ी हो गई, वो उनका ही काम था। वो बहुत ही कमाल किया। क्योंकि जैसे अमेरिका भी इतना बड़ा, हालांकि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा कोरोना फैला था, लेकिन अमेरिका ने भी अपने शहरियों को कहा जो भारत में मौजूद हैं कि वो फ़ौरन वापस आ जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ये वाला रिस्क भी नहीं ले रहा। नहीं, वो तो अपने शहरियों को जाने नहीं देता। अगर कोई जा रहा है तो फिर आने नहीं देता। ये तो उसका, फिर जो जाए तो वो ये सोच कर जाए कि मैं वापस नहीं जा सकूँगा। तो ये तो जाहिर है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो हर चीज़ से अफजल है। अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है ज़िंदगी की सूरत में, अगर आप उसे ज़ाय करते हैं तो कुफरान नेमत करते हैं, आप ख़तरे में ख़ुद डालते हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक। लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा? कब तक ये बॉर्डर्स बंद रहेंगे? ये कैसे हम पूछ सकते हैं? कैसे हम ये सवाल आप मुझसे कर सकती हैं, मैं आपसे कर सकता हूँ, या मैं किसी और से पूछता हूँ कैसे होगा, कब होगा? दुनिया ने जिस तरह से मिसालें सामने रख लें, जिस तरह से जो है फ्रांस ने इस पर काबू पाया, जिस तरह से इटली ने काबू पाया, जिस तरह से बरतानिया ने काबू पाया, और चीन जहाँ से चला था, चीन खुला हुआ है। चीन अपना सब कुछ उसकी ठीक है और उसकी मैशत भी चल रही है, उसकी इकनॉमी में वो भी नहीं आया, बहुत बड़ा कोई नुकसान भी नहीं आया है, वो हर तरह से ठीक चल रहा है। असल में हम कानून के नफाज को बहुत ही ख़राब चीज़ समझते हैं, और जो कानून तोड़ता है हम समझे वाह क्या कमाल आदमी है भाई, इसने तो कानून को खातर भी नहीं लाया। इस तरह के हम लोग, हमारी जहन ये है हमारा, हम इस तरह से सोचते हैं। लेकिन मुझे ये लगारी साहब बताएं कि हमारे मुल्क में जिस तरह से वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन लगाने का जो अमल है, वो आपके ख्याल में उसकी रफ्तार सही है या ज़्यादा तेज़ी से लगाने चाहिए? अभी तो हम 50+ वाले मराकज़ ज़्यादा कायम करने चाहिए। मैं जाकर मैंने लगवाई है, मुझे भी ज़ाहिर है उस तरह से पूरे प्रोसीजर पड़ा और मैंने वैक्सीन लगवाई। लेकिन ये है कि जनाब उसके बारे में जितनी चीज़ें अफवाहों की सूरत में वो बहुत ही गलत हैं, नहीं है ऐसा ठीक। वहाँ पर जो डॉक्टरों का तर्ज अमल है, जो पैरामेडिकल स्टाफ का तर्ज अमल है, इतना अच्छा है। और वहाँ पर नाजरा के लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, आपकी हेल्प आउट करते हैं आपको। ये नहीं होता है कि लोगों की भीड़ बढ़ गई हो तो वो चीखना चलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हुकूमत को एक से ज़्यादा मराकज़ कायम करना चाहिए, लोगों को सहूलत देनी चाहिए और ऐसी जगहें कायम करनी चाहिए। अगर ये खालिक दिना हाल में कायम हो सकता है, और अगर इसको जो है अगर वहाँ पर कोई और जगह जो डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कोई ऐसा मरकज़ बना दिया जाए और कोई अस्पतालों में ऐसे मराकज़ बना दिए जाएँ तो आप ज़्यादा जल्दी लगा सकते हैं और ज़्यादा लोगों को ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं और जब हम वापस आएंगे तो बात कर लेंगे। दवासाज जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ईद की जो 6 तातीलात हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया है। वो ये कहते हैं 6 दिन हम नहीं तातील कर सकते, तो क्या उनको इस चीज़ के ऊपर इस्तिस्ना मिलना चाहिए? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। दवासाज कंपनियों ने ईद की 6 तातीलात को मुस्तरद कर दिया है और टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी तातीलात पर नजरसानी का मुतालबा किया है। एप्टमा की जानिब से कहा गया है कि हमारा मुल्क इतनी छुट्टियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लगारी साहब, आप ये समझते हैं कि दवासाज कंपनियों को इस मामले में इस्तिस्ना मिल जाना चाहिए जो 6 छुट्टियों का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है? मेरा ख्याल है कि आप जो पेंडेमिक चल रहा है उसके नतीजे में तो आपको वैसे भी ये करना है। हम लोगों को दवाओं की रसाई से दूर नहीं रख सकते हैं। ज़ाहिर है वो जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो तो खुले ही रहेंगे और दवासाज कंपनियां जो हैं उनको भी अगर काम करने की इजाज़त हो और वो SOPs को फॉलो करते हुए, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, हुकूमत को कर लेना चाहिए। जहाँ तक टेक्सटाइल का बिज़नेस का सवाल है, अगर ये इसलिए छुट्टियां हो रही हैं कि कोरोना का शिद्दत को कम रखा जाए, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप कबूल कर लें। नहीं कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचेगा। कौमी खजाने को नुकसान, कौमी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचने का भी तो खदशा है ना। जब गहमा गहमी बढ़ेगी, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर नुकसान ज़्यादा होंगे। अगर नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो हुकूमत को अपना जो फ़ैसला उस पर बरकरार रखना चाहिए। अगर नुकसान की सूरत नहीं है और वो लोग जो हैं SOPs को भी पाबंदी कर रहे हैं और उनका वर्क प्लेस है वो ऐसा है कि सिक्योर हो, तो फिर हुकूमत इजाज़त दे दे, काम करने दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं। हम सड़कों पर देखते हैं और बाज़ार से जो हमें फुटेज मिलती हैं, जो लोग जाकर शेयर करते हैं, जिस तरह से बताते हैं कि एक हड़बौंग है, इस तरह से लोग जाकर कर रहे हैं कि जैसे आखिरी दफ़ा ख़रीदारी कर रहे हैं, इस तरह से होता है। और अल्लाह माफ़ करे, जिसकी फैमिली में अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ, वो फैमिली तो मानती नहीं है कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है। ऐसे लोग भी हैं हमारे। कोरोना हो चुका है लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और एक दफ़ा वो निकल गए होंगे, लेकिन दूसरी बार जो है वो निकलने का मौका कम ही देता है कोरोना। अल्लाह ना करे कि किसी को हो और वो जान से हाथ धोए, लेकिन लोगों को रियलाइज़ भी करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, कराची में खुलेआम लूटमार हो रही है। एक्ट्रेस सब जानते हैं उनको डिफेंस में उनके घर के सामने गन पॉइंट पर डाकुओं ने लूट लिया, अपने बच्चों के साथ थी। ये बहुत अफसोसनाक बात है। वो एक मोहतरम खातून है और उनका फेम ज़्यादा है और उनका वैसे भी वो होना चाहिए कि जहाँ वो हैं आसपास सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। जिस तरह से ये लूटा जा रहा है, क्या सफाकी है, किस तरह से हिरासा किया जा रहा है, किस तरह से, ये तो बहुत ही परेशान कुन है। और मानी और हिरा दोनों जो हैं वो बहुत हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बड़ा उनका नाम है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, उनसे लोग प्यार करते हैं। और जो कुछ ये हो रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक है। हुकूमत को जराइम पर काबू पाना चाहिए। थाने का कल्चर ठीक हो जाए तो जराइम पर भी काबू पा सकते हैं। असल बात यह है कि थाना खुद एक बीमारी का नाम है। इस तरह का कोई वाकया हो जाए, बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है। बच्चे बेचारे साथ हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कई दोस्त ऐसे हैं कि जिनके बच्चों ने बचपन में इस तरह की वारदात देखी है, वो ज़िंदगी भर संभल नहीं पाए। वो उनके लिए एक बड़े शौक का वो है। अल्लाह सलामत रखे उनके बच्चों को। और अगर उन्हें कोई शदीद सदमा हुआ है तो बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्हें इस सारी सूरत-ए-हाल से बाहर निकालना चाहिए। बच्चों के अंदर बहुत मनफी असरात होते हैं इस तरह। लेकिन हमारे यहाँ कराची में इस तरह के जो लूट मार के वारदात हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली रमज़ान के महीने में। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? ज़्यादा से ज़्यादा। अब मसला ये है कि जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, जिस सोसाइटी के अंदर जराइम हो, जिस सोसाइटी, जराइम कहाँ से पैदा होंगे? जराइम पैदा होने की एक मशीन है जिसका नाम है नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस जराइम को पैदा करता है। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी उतना ज़्यादा जराइम होंगे, और जितना गुर्बत होगी, अफलास होगी, नादारी होगी, बीमारी होगी, भूख होगी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वहाँ पर इसी तरह के जराइम होंगे। जहाँ दौलत खिंच कर चंद घरों में चली जाती हो, जहाँ दौलत जो है वो उस गरीब के आखिरी कतरे को, आखिरी निवाले को भी छीना जा रहा हो, तो वहाँ जराइम नहीं होंगे तो क्या होगा? ऐसा ही है। तो जराइम पर काबू पाने के लिए एक चीज़ तो आप कर सकते हैं ना कि इंसाफ दें लोगों को। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। लोग कानून उस वक्त हाथ में लेते हैं जब कानून लोगों की हिफाजत नहीं कर पाता है। बिल्कुल ऐसा। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लाकानूनियत किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
हर सूरत में इंसाफ होना चाहिए। जब इंसाफ हो रहा होगा, लोग देख रहे हैं कि इंसाफ हो रहा है, तो फिर लोग जराइम की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा करने की। बहुत लगारी साहब आज के लिए। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।